राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आप सभी कैसे हैं? आशा और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप सब अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपके उसी प्रयास में एक छोटा सा प्रयास हम भी जोड़ रहे हैं अपनी ओर से। हम भी आपके साथ आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो चलिए, आज बिना किसी देर के हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कॉमन प्रैक्टिस सेट है जो बिहार की टीजीटी, पीजीटी और 6 से 8 तक की जो परीक्षा है उसके लिए खास है। उसके साथ साथ यूपी की टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्रवक्ता जो भी परीक्षाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और लेक्चरर के लिए भी बेहद खास होगा। उत्तराखंड एलटी और मध्य प्रदेश एमपी वर्ग 2, अर्थात अभी वर्तमान में होने वाली परीक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा, उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए, तो अब बिना किसी देर के आज हम फटाफट 75 प्रश्न हल करेंगे और आज हम थोड़ी शीघ्रता से पढ़ेंगे, व्याख्या कम करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप अपने प्रश्नों को नोट करते चलेंगे और बाद में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखिए, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक एक हुए हैं प्लेटो, ठीक है, दार्शनिक हुए हैं प्लेटो। तो प्लेटो ने ये कहा, आदर्शवाद में शिक्षण विधियां जो होती हैं वो निश्चित नहीं होती। आदर्शवादी ये कहते हैं कि शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती। वैसे तो हर टॉपिक के लिए और हर चीज के लिए शिक्षण कार्य करते समय विधियां अलग अलग होती हैं। काव्य कैसे पढ़ाओगे, गद्य कैसे पढ़ाओगे, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो इसके लिए शिक्षण विधि शीघ्रता से ही ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए हम इसे अपना रहे हैं। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए यदि हमें कहीं दूर जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, हमारे पास पर्याप्त समय है तो हो सकता है हम बस यात्रा कर लें या ट्रेन यात्रा कर लें। और जब हमें दिल्ली से मुंबई आज ही जाना है तो फिर न ट्रेन से जा पाएंगे न बस से जा पाएंगे, फिर कैसे जाएंगे? फ्लाइट द्वारा। अर्थात विधि बदल गई जाने की। ऐसे ही जैसा कंटेंट होगा, जैसा टॉपिक होगा, जैसा विषय होगा, वैसे ही शिक्षण विधियां बदलती हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की शिक्षण विधि में हम शीघ्रता से चर्चा करने वाले हैं और 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, कॉमन प्रैक्टिस सेट है ये, और ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है काफी देर से। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? जयशंकर प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे की परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो कौन सा है? प्रेम पथिक। ए विकल्प सही है। पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है और बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 1913 की ये रचना है, ठीक है। यूजीसी नेट में रचनाओं का वर्ष भी पूछा जाता है, तो कब की रचना है ये? 1913 की है, ठीक है। इसके साथ इसमें और क्या, इनके अन्य जो रचनाएं हैं उनकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। अन्य रचनाओं की भी हम चर्चा यहाँ पर ये कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है कानन कुसुम, तो ये भी 1913 की रचना है। यूजीसी नेट में वर्ष पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ आपको बताए दे रहे हैं। झरना ये 1918 की रचना है। आंसू ये 1925 की रचना है, ठीक है। ये झरना हिंदी छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है इसे, छायावाद, ठीक है, छायावाद की प्रयोगशाला, ठीक। तो ये आप नोट रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक, ये वाला। और आंसू इनका विरह काव्य है। क्या है? विरह काव्य, ठीक है। और इसे कहा जाता है, आंसू को क्या कहा जाता है? आंसू को कहा जाता है हिंदी का मेघदूत। क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत, ठीक। इसके अलावा लहर और कामायनी
महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी पूछी जा सकती हैं परीक्षाओं में। ठीक है, लहर और कामायनी। लहर 1933 में है और कामायनी 1935 में है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है। अब हम ज़्यादा देर नहीं देंगे इस पर, क्योंकि ज़्यादा देर लगती है तो फिर क्या होता है, समय ज़्यादा हो जाता है। चलिए, पहला प्रश्न हुआ एक विकल्प के साथ। दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, या लकुटी और कांवरिया पर राज तेहू पुर को तज डारो। वाह, बहुत बढ़िया। या लकुटी और कांवरिया पर राज तेहू पुर को तज डारो। ठीक है, तेहू पुर को तज डारो। चलो, अब इसमें छंद पूछा गया है, में प्रयुक्त छंद कौन सा है। तो छंद हमने आपको पढ़ा दिए हैं। आपने छंद की क्लास देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। पूरे छंद पढ़ा दिए हैं और बहुत अच्छे से। ठीक, या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, कितने वर्ड हैं इसमें, 23 वर्ड। ठीक, अब 22 वर्ड से अधिक, 22 वर्ड से कहाँ तक होता है, ऊपर का। ठीक है, 26 तक का क्या है, ये सवैया। ठीक है, सवैया ऐसा लिखा जाएगा, गलत लिख गया है। बी, दूसरा विकल्प सही है। या लकुटी और कांवरिया पर राज तेहू पुर को तज डारो, ये सवैया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये रस खान का है। ठीक है, ये पंक्ति पूछी जाती है, किसकी है, तो आप बता देंगे रस खान की है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा। निराला की जूही की कली उदाहरण है। निराला की जूही की कली उदाहरण है। ठीक है, निराला की जूही की कली। अब जूही की कली ये मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का और इनमें से कोई नहीं। काहे का उदाहरण है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, उत्तर दीजिए सभी साथी। और क्लास को कृपया शीघ्रता से शेयर कर दें, जिससे कि संख्या थोड़ी ठीक हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, आप सभी को शुभकामनाएं हैं हमारी। तो ये क्या है, देखो निराला की जूही की कली 1916 ईस्वी में ये हिंदी की पहली मुक्त छंद की रचना या कविता मानी जाती है। निराला इस जूही की कली को लेकर गए थे सरस्वती पत्रिका में छपवाने के लिए। काहे में, सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका। तो क्या है कि सरस्वती पत्रिका के उस समय संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इन्होंने इस पर अश्लीलता का आरोप लगाया। काहे का आरोप लगाया कि ये अश्लील है। अश्लीलता का आरोप लगाकर और इसे वापस कर दिया, प्रकाशित नहीं किया। ठीक है, तो प्रकाशित नहीं किया, वापस कर दिया। और इसमें जूही की कली क्या है, एक तरह से ये समझ लो नायिका है। ठीक है, और नायक कौन है इसमें, नायक है पवन। नायक क्या है, पवन। पवन नायक है और जूही की कली नायिका है। और इनका दोनों का वर्णन हुआ है बहुत ही मानवीकरण अलंकार के साथ। ठीक है, मानवीय चेष्टाएं दिखाई गई हैं, इसलिए मानवीकरण अलंकार है इस कविता में, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार है। चलिए, तो ये फिर यही मुक्त छंद की कविता आजकल और उसके बाद में इसने धूम मचा दी। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण कविता सिद्ध हुई हिंदी में। चलिए आगे है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, ये बार बार पूछा जाता है। पहले एक तो इसका एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ठीक है, तो किस विधा की रचना है ये प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर है ये उपन्यास है। ठीक है, विधा इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इसमें आत्मकथा शब्द लिखा हुआ है, और जब आत्मकथा शब्द लिखा है
तो स्टूडेंट विद्यार्थी पहले आत्मकथा कर देते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, तो कंफ्यूज करने के लिए इसकी विधा बहुत पूछी जाती है। ये उपन्यास है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 4 प्रमुख उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पुनर्नवा है, ठीक है, पुनर्नवा। और क्या है? दूसरा क्या है? आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास हमेशा याद रखने चाहिए। कितने उपन्यास? 4। और ये चारों उपन्यास परीक्षाओं के लिए बेहद खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत पूछे गए हैं परीक्षा में, ठीक है। तो 4 उपन्यास कौन कौन से हैं बताइए? 4 उपन्यास, एक ये हो गया, ये चलो अभी इसे बाद में जोड़ेंगे। एक दूसरा और यहाँ लिखो, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा 2 नंबर। तीसरा एक हो गया पुनर्नवा, दूसरा हो गया अनाम दास का पोथा, ठीक है। और तीसरा कौन सा है बताओ? आप कमेंट करिए 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 करिए, शाबाश, आवाज़ ठीक आ रही है, दिख सही रहा है आपको? सही दिख रहा है, बताइए कौन सा है तीसरा? बताइए कौन सा है तीसरा? 2 बता दिए हमने, तीसरा और बताइए। एक तो तीसरा ये लिखा हुआ है लेकिन इसे हम चौथा मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है या तो पहला मानते या चौथा मानेंगे। तो बताओ अब तीसरा बताना है। एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया। चलो हम ही बताए दे रहे हैं। 4 चंद्रलेख, 4 चंद्रलेख, ठीक है, आप याद रखेंगे। 3 ये। अब हमने एक क्लास में आपको ये बताया था, रैक को आख्यान किसे कहा जाता है? रैक को आख्यान बताइए, ये बहुत पूछा जाता है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। रैक को आख्यान किस उपन्यास को कहा जाता है? इन 4 में से बताओ। हमने एक क्लास में बताया था रैक को आख्यान, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप नोट रखेंगे, रैक को आख्यान किसे कहा जाता है, ठीक। और वैसे परीक्षाओं में भी आते हैं, और टीजीटी 2013 का जो हमने इंटरव्यू दिया था तो उसमें साक्षात्कारकर्ता थे, उन्होंने ये कहा आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास सुनाइए, उनके नाम। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, यदि आप साक्षात्कार देते हैं तो। चलिए चौथा हो गया, आप देखते हैं 5वां प्रश्न, कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है बताइए शीघ्रता से, कठगुलाब किसकी रचना है बताइए बताइए। कठगुलाब बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। कठगुलाब मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। 1 2 3 4 कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प इसमें ए बी सी डी कौन सा सही है? सही विकल्प है इसमें मृदुला गर्ग। हम आपको समय नहीं देंगे, ठीक है। इस मृदुला गर्ग का है कठगुलाब। अगला एक और, उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप इन्हीं का है, ठीक है। और अनित्य, ठीक है, अनित्य किनका है? मृदुला गर्ग का है, ठीक है, अनित्य, बहुत बढ़िया। और चितकोबरा, ये भी बहुत पूछा गया है, चितकोबरा, ठीक है, चितकोबरा। मैं और मैं, ठीक है, मैं और मैं, ठीक है। चलो देर तो नहीं हो रही है, सीधे सीधे चर्चा करें, बताइए सीधे सीधे चर्चा करें या थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करते चलें। अगला है महाभोज। मेरे हिसाब से ज़्यादा जल्दबाजी में कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा भले ही समय लग जाए लेकिन तथ्य अच्छे अच्छे मिल जाएं क्योंकि परीक्षा में आपको काम आने वाले हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। महाभोज एक राजनैतिक उपन्यास है, ठीक है, राजनैतिक उपन्यास। कैसा उपन्यास है? राजनैतिक उपन्यास, ठीक। और महाभोज किनका है? मन्नू भंडारी का है। किनका है? मन्नू भंडारी का है। महाभोज
राजनीतिक उपन्यास है। इसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका बंटी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका बंटी, और ये बंटी काय पर आधारित है, तलाक समस्या पर, तलाक समस्या पर आधारित है। और ये तलाक समस्या बहुत पूछी जाती है, और तलाक समस्या का बच्चे पर दुष्प्रभाव क्या होता है, तलाक का बच्चे पर दुष्प्रभाव क्या होता है, इसका बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया है, दुष्प्रभाव। ठीक है, तो ये आप नोट रखेंगे, आपका बंटी और आपका हो गया महाभोज। प्रश्न संख्या कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं 7वां। 7वां देख लो। चलिए, तरण तरण के ही संग तरल, तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में। वाह भाई वाह, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, श्लेष, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अलंकार से प्रश्न है। तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में। ठीक है, तो क्या है इसमें प्रयुक्त अलंकार, उत्प्रेक्ष, सॉरी क्या है, यमक है। जब कोई शब्द 2 बार आए, कितने बार आए, 2 बार, 2 बार या 2 से अधिक बार, हर बार अर्थ अलग हो, हर बार अर्थ अलग हो तो वहाँ यमक होता है। हर बार कैसा हो, अर्थ अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरण शब्द आया है, दूसरा फिर आया है। ठीक है, तो एक शब्द पहले का अर्थ है सूर्य और दूसरे का अर्थ है नाव। इसका अर्थ क्या है, सूर्य, और इसका अर्थ यहाँ क्या लिया गया है, नाव। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग अर्थ लेने के कारण क्या रखा गया है, क्या हुआ, यमक अलंकार हो गया। 7वां प्रश्न हो गया। चलो भाई, अब देखो 8वां प्रश्न, वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वैशाली की नगरवधू, वैशाली की नगरवधू बताइए, इसके लेखक कौन हैं। वैशाली की नगरवधू, इसके लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। कौन है, दूसरा विकल्प सही है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। और मंदिर की नर्तकी, महत्वपूर्ण उपन्यास, मंदिर की नर्तकी, चतुर्सेन शास्त्री का, याद रखना, मंदिर की नर्तकी और वैशाली की नगरवधू। ठीक है, और चाहो तो लिख लेना हृदय की प्यास, हृदय की परख आदि। अरे मच्छर हट जाओ, क्यों आ जाते हो रोज रोज, कोई नहीं बुलाता फिर भी आते हो। चलो आगे देखते हैं। 8वां हो गया। 9वां देख लो अब। 9वां, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बार आया है। धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। कैसे लिखते थे, नवाब राय। और ये इनके बचपन का नाम था। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम धनपत राय था। ठीक है, 9वां प्रश्न हो गया। चलो अब देखते हैं 10वां प्रश्न, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था, बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रेमचंद की किस कृति को, करबला, सोजेवतन, निर्मला, कवन। तो इसमें बी विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, सोजेवतन को प्रतिबंधित कर दिया था अंग्रेज सरकार ने। 10वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, बहुत शानदार। चलो अगला देखो, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं। तो ये हमने एक बार आपको बताया था क्लास में, किसी क्लास में, शिकार संबंधी निबंध सबसे अच्छे किसने लिखा है और कौन प्रवर्तक हैं इसके, श्रीराम वर्मा, श्रीराम शर्मा, श्रीकांत शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीराम शर्मा, ध्यान रखना, ये वर्मा और शर्मा में कंफ्यूज मत हो जाना, श्रीराम यहाँ भी है, श्रीराम यहाँ भी है, तो ये शर्मा थे। ठीक है, वर्मा नहीं थे। चलो
दूसरा हो गया। 11वां हो गया। 12वां देखो, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध किसका है? बताइए, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध किसका है? तो 12वें प्रश्न का ABCD बताइए कौन सा है? तो ये है दिनकर का। ठीक है, किसका है? दिनकर का। और दिनकर का अर्धनारीश्वर याद रखेंगे आप, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्धनारीश्वर संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी आप लिखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय याद रखेंगे। ठीक है, यह इसी के साथ में। चलो ज़्यादा देर नहीं कर रहे, अब बढ़ते हैं आगे। 12 हो गए। 13वां देख लो। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे और इनमें से कोई नहीं। बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? बताओ, बताइए कौन माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार? तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। तीसरा विकल्प सही है, मुकुटधर पांडे सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं और लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई हैं, इनके छोटे भाई हैं इनके। ठीक है, चलिए 13वां हो गया। अब देखो 14वां। पंत की पहली रचना कौन सी है? पंत की पहली रचना वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो गिरजे का घंटा पंत की पहली रचना है। पंत की पहली रचना ये परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। तो पंत की पहली रचना किनकी है? कौन सी है? गिरजे का घंटा है। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? ये थोड़ा सही प्रश्न है। बताओ, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? 15वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बोलिए भाई, 15वां प्रश्न, आकाश गंगा काव्य संग्रह, बोलिए बोलिए बोलिए। आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा जी का है। ठीक है, किनका है? रामकुमार वर्मा जी का। दूसरी बात, ये रामकुमार वर्मा जी का एक और है, रूपरास। क्या है? रूपरास। एक और है इनका निशीथ। ये काव्य संग्रह है रामकुमार वर्मा जी के। ठीक है, निशीथ, रूपराशि, आकाशगंगा। महत्वपूर्ण है ये, निशीथ, रूपराशि और आकाशगंगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं, 15वां हो गया। अब चलते हैं 16वां। 16वां, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की ये प्रश्न वहाँ से है। निर्वाण, मुमुर्ष, मुमुक्ष, जिज्ञासु। तो मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है, और जानने की इच्छा, जिज्ञासु, मुमुक्षु। ठीक, कौन सा हो जाएगा सही? 16वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा, मुमुक्षु। अगला देखो, अब 17वां देखो। पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? पिब धातु, पिब धातु का बताइए। पिब धातु में लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन में ये हो जाएगा पिबंतु। ठीक है, दूसरा सही है। अगला देखो 18वां, स्थावर का विलोम क्या होगा? बहुत आता है और हमने कराया भी है विलोम में। तो स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। क्या होता है? जंगम। स्थावर का विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत आता है। ठीक है, स्थावर, स्थिर और चलायमान। 18 हो गया। 19, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गगन है, नभ है, अंबर है, अवन नहीं है। अवन काय का है? पृथ्वी का है। अवन और अंबर तल में है। ठीक है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवन और अंबर तल में।
काय की पंक्तियां हैं? कौन से ग्रंथ की पंक्तियां हैं बताइए। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम रासबिहारी कृष्णदास चंद्रभूषण। तो घनश्याम, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। और गणपत चंद्रगुप्त ने क्या माना है? पातीराम या मनीराम। ठीक है, पातीराम या मनीराम। ठीक है, और ये किसने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र घनश्याम। ठीक है, 20वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। अब देखो, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन है? किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन है? कादंबरी, मृच्छकटकम, दस कुमार चरितम, रत्नावली। बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, संस्कृत का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य से। ठीक है, बताइए, बताओ बताओ भाई, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन है? तो ये है रचना रत्नावली में। ठीक है, चौथा विकल्प सही है इसका। अब देखते हैं, 21 हो गया। 22वां, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? विद्वानों के लिए औषधि। ठीक है, विद्वद्औषध, विद्वद्औषध, विद्वद्औषध किसके लिए कहा गया है? विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। किरातार्जुनीयम नहीं, शिशुपाल वधम नहीं, रघुवंशम नहीं, नैषधीय चरितम। ठीक है, विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। बहुत आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत साहित्य का प्रश्न है ये। चलो अगला देखो, वक्रोक्त काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्त को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन से हैं? तो वक्रोक्त को काव्य की आत्मा स्वीकार की है कुंतक ने। ठीक है, सी विकल्प सही है, और वक्रोक्त जीवित इनके ग्रंथ का भी नाम है। अगला है, नागरी पिचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो नागरी पिचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई है? 1910, 1893, 1800 या इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो इसका ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। 24वां प्रश्न बताओ, बताइए भाई। 1893 में। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। और इस 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक, और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना हुई थी। ठीक है, कोलकाता, इसकी स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 24वां हो गया। अब देखते हैं 25वां। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रजा हितैषी पत्र बहुत बार पूछा जाता है। प्रजा हितैषी बताइए। प्रजा हितैषी, इसके संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सिंह, लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदाशिव लाल। तो राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब देख लो अगला 26वां प्रश्न। आलसियों का कीड़ा, आलसियों का कीड़ा, आलसियों का कीड़ा किसकी रचना है? लल्लूलाल, मुंशी सदाशिव लाल, सरदार मिश्र, सितारे हिंद। आलसियों का कीड़ा किसकी रचना है? 26वां प्रश्न, आलसियों का कीड़ा किसकी रचना है? बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ किसकी रचना है? बताइए बताइए। इनकी एक रचना ये भी है, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना। लल्लूलाल, मुंशी सदाशिव लाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद। किनकी है ये? सितारे हिंद की है। ठीक है, सितारे हिंद। चौथा सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न का चौथा उत्तर सही है। चलो भाई, अब देखते हैं 27वां प्रश्न। उद्धव शतक सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है।
उद्धव शतक। उद्धव शतक के लेखक कौन हैं बताइए। उद्धव शतक के लेखक कौन हैं? रत्नाकर। उद्धव शतक के लेखक कौन है? रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक और इनका पूछा जाता है गंगावतरण। गंगावतरण, ये दो तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के आधुनिक काल के कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। चलो, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी और पहली बैठक कहाँ हुई थी? लखनऊ में। अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। 28वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार की वर्तनी ऐसे लिख लो भैया, श्रृंगार की वर्तनी ऐसे लिख लो। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ये कहा है मिश्र बंधु ने, ठीक है। किसने कहा है? मिश्र बंधु, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, ठीक है। क्या कहा है? अलंकृत काल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? कलाकाल। क्या कहा है? कलाकाल। एक प्रश्न इन तीनों में से आता है, तो ये तीनों आप नोट रखेंगे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कह दिया है? 29वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो कह दिया है श्रृंगार काल, बाकी इसके बाद ये आपने देख लिए। 29 के बाद 30वां, सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो सप्तपर्णा बहुत महत्वपूर्ण है, महादेवी वर्मा जी की कृति है, ठीक है। किनकी कृति है? महादेवी वर्मा की, ठीक। और महादेवी वर्मा की अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं? काव्य में बात की जाए तो अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं बताइए, बताइए। 30वां प्रश्न, महादेवी वर्मा की अन्य कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, ठीक है। सांध्य गीत, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, ठीक है। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में, ठीक है। सांध्य गीत, सप्तपर्णा, ये सब महादेवी वर्मा जी की कृतियां महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथ साधकों में शामिल नहीं है? मतलब पंथ साधक कौन से नहीं है? जलंधरीपा, भरथरी कंडपा, चुड़करनाथ, बताइए इनमें कौन सा नहीं है? ABCD। तो इसमें पंथ साधकों में भरथरी नहीं है, ठीक है। भरथरी का नाम पंथ साधकों में नहीं है। गोरखवाणी पुस्तक के संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। भागीरथ मिश्र, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनमें से कोई नहीं। तीसरा विकल्प सही होगा, गोरखवाणी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तो दार्शनिक मत पूछा जा रहा है इनका। तो तुलसीदास दार्शनिक मत अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सही है। कौन सा है तुलसीदास का मत? ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 33 कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 33 के बाद देखो 34वां प्रश्न, ज्ञान बोध किसकी रचना है? बताओ, सुंदरदास की, मलुकदास की, रज्जब की, इनमें से कोई नहीं। तो 34वां प्रश्न बताइए किसका सही है? मलुकदास की रचना है ज्ञान बोध, ठीक है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34वां के बाद 35वां, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नरेंद्र लोचन शर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प सही है इसमें 35 का, नंद दुलारे वाजपेयी ने कही है। ठीक है, अगला देख लो। अब कलाधर उपनाम से कौन लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से हमने पहले भी एक क्लास में आपको बताया था, जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे कलाधर उपनाम से। ठीक है, सुगनी साहू परिवार से संबंधित थे। चलो भाई, शानदार, बहुत बढ़िया। कमेंट करते रहो, शीघ्रता से जुड़े रहो। ठीक है, और ये अभ्यास आपके लिए बहुत काम आएगा आपकी परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है तो हम यहाँ पर इसकी बात करे ले रहे हैं। चलो, इसे थोड़ा सा हटाए दे रहे हैं। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? इसमें झुरमुट नहीं है। 3 पे ही चर्चा करो, इस पे मत करो अभी। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, बताइए। सरसों, मकई, सारस, मूंग। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग है। सरसों, मकई स्त्रीलिंग है। ठीक है, सारस पुल्लिंग है, मूंग स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो क्या हो गया? 38 का तीसरा विकल्प सही हो गया, सारस। ठीक है, चलो 38 के बाद अब चलते हैं 39। रबर छंद या केंचुआ छंद? रबर छंद या केंचुआ छंद? रबर छंद या केंचुआ छंद? और शानदार, रबर छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया? तो ये कहा गया था निराला की कविताओं को लक्ष्य करके। ठीक है, किनकी कविताओं को? निराला की। क्यों? क्योंकि किसी एक पंक्ति इतनी बड़ी है, फिर एक पंक्ति इतनी बड़ी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, तो कहीं इस तरह की पंक्तियां थी, तो इन्हें रबर छंद या केंचुआ छंद आलोचकों ने कहा। ठीक है, मुक्त छंद की कविताएं थी इसलिए। चलो, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ। तो किनकी रचना है? गोरखनाथ जी की है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। 40वां प्रश्न। ठीक है, शीघ्रता से जुड़े रहिए भाई, कमेंट करते रहिए, पता चलता चले कि आप तैयारी कर रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। 41। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता बार बार पूछी जाएगी। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता माखनलाल चतुर्वेदी, रामनिलेश त्रिपाठी, इनमें से किनकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है इन्हें। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? हिम तरंगिणी के लिए मिला था। कौन सी रचना के लिए मिला था? आप बताइए। पहला पुरस्कार मिला था इन्हें। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनका। साहित्य अकादमी पुरस्कार में ये पहले व्यक्ति थे। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? बहुत अच्छा प्रश्न। भारतेंदु युग का कौन सा कवि? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन। तो बालकृष्ण भट्ट स्वयं पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे। ठीक है, सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे। बकरी विलाप किसकी कृति है? तो बकरी विलाप काव्य कृति है भारतेंदु जी की। ठीक है, कौन सी विधा की कृति है? काव्य विधा की कृति भारतेंदु जी की है बकरी विलाप। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा 43वें प्रश्न का। ठीक है, अब देखो 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न देख लो भाई। अच्छा, अगला देखो, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पंत को किस पर मिला बताओ? लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव, ज्योत्सना। तो पल चिदंबरा पर मिला है। काय पर मिला है? चिदंबरा पर। ठीक है, और उर्वशी पर किसे मिला है? दिनकर को। उर्वशी पर किसे मिला है? दिनकर को। ठीक है, याद रखेंगे।
यहाँ पर बता दिया अभी, ठीक। और अज्ञे को कौन सी कृति पर मिला है, बताइए। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी कृति पर मिला है? दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? तो दलित साहित्य का निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये ही है, नगेंद्र नहीं, ठीक है। जूठन आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी जूठन आत्मकथा याद रखेंगे, भूल न जाना, ठीक है। जूठन आत्मकथा को, ठीक। सलाम, इनकी सलाम कहानी अभी पूछी गई थी, ठीक है। सलाम कहानी पूछी गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, ठीक। सलाम कहानी असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी पिछले वर्ष पूछी गई है। तो सलाम कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। जूठन आत्मकथा है। और सदियों का संताप, ये भी आप नोट रखेंगे। सदियों का संताप कहानी संग्रह है इनका, सदियों का संताप, ठीक। सदियों का संताप इनका कहानी संग्रह, सलाम इनका कहानी संग्रह, जूठन इनकी आत्मकथा, ठीक है। और घुसपैठिए इनका कहानी संग्रह, ठीक है। घुसपैठिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। चलो 45 हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूपांबरा। रूपांबरा किसकी रचना है? तो रूपांबरा अज्ञे की रचना है, ठीक है। ये तीनों गलत। रूपांबरा किसकी रचना है? अज्ञे जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पूरा नाम है इनका, पूरा नाम भी पूछा जाता है। अंधा युग के लेखक, अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, ठीक है। ये दूसरा विकल्प सही है। अश्वत्थामा पात्र है। गांधारी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अश्वत्थामा और गांधारी दो पात्र इनके बहुत पूछे जाते हैं। अंधा युग, ठीक, 1954-55 की रचना है। आगे, निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? बताइए। गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। 48वां प्रश्न, बताओ। गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, बताइए बताइए। नाश और निर्माण बिल्कुल है साहब, ठीक है। धूप के धान है, पृथ्वी कल्प है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये नहीं है। ये फिर किनकी है? तो ये है मुक्तिबोध की। किसकी कृति है ये? चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की कृति है, ठीक है। चलो भाई 48 हो गया। अब बढ़ते हैं 49 की ओर। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देखो एक प्रश्न हम आपको अभी बीच में 1-2 दिन कभी कभी नहीं दे पाया, वैसे हर रोज़ एक प्रश्न देते हैं और उस एक प्रश्न को बहुत लाइक करते हैं लोग, अच्छे सारे बहुत सारे उत्तर आते हैं। तो उसमें हमने काल वाले प्रश्न सारे समाहित कर दिए, एक प्रश्न और आ जाएगा उस पर बस। उपनाम वाले भी बहुत बड़ी संख्या में हमने समाहित कर दिए हैं, तो वो प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दिया करें और उस प्रश्न को आप नोट भी कर लिया करें, ठीक है। वो भी हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट कहलाएगा। और यदि वहाँ से प्रश्न आता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये सर ने पढ़ाया नहीं था। हम आपको हर तरह से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई के छप्पयों का राजा कहा गया है? चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है। अब किस ग्रंथ में कहा गया है? पृथ्वीराज शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासो में, मुंज रासो में, इनमें से कोई नहीं। बताओ। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसमें कहा गया है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ में कहा गया है पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा, ठीक है। चंद्रवरदाई को क्या कहा गया है? छप्पयों का राजा। छप्पे बहुत पसंद है इन्हें। छप्पे में इन्होंने बहुत अच्छा वीर वर्णन किया है, श्रृंगार का भी वर्णन किया है छप्पे छंद में। विज्ञान गीता के लेखक कौन हैं? तो विज्ञान गीता के लेखक
अभी कुछ दिन पहले ही क्लास हुई थी, हमने बताया था आपको केशव दास जी हैं, ठीक है। केशव दास के बारे में और भी बताया था आपको। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? केशव दास, ठीक है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऊपर से नीचे लिखा है, कोई बात नहीं, लिखा है वहाँ लिखा रहने दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और केशव दास किसके सभा में पंडित थे? बताइए। इंद्रजीत। चलो अगला, काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन बहुत पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है और देव की है, ठीक है। देव, काव्य रसायन देव, इटावा, कुसमरा, मैनपुरी। चलो, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। तो आस्तीन का सांप कहा जाता है, इसका अर्थ होता है सांप, इसका अर्थ होता है कपटी मित्र, ठीक है। चलो अगला देखो, 53 के बाद 54वां, कला परिच्छेद के रचनाकार, बहुत बहुत बढ़िया। दंडी, भवभूत, श्रीहर्ष, बाण, बताओ। 54वां प्रश्न है, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? 54वां बताओ। कला परिच्छेद किसकी रचना मानी जाती है? तो ये दंडी की रचना मानी जाती है, ठीक है। ये विकल्प सही हो जाएगा। 54 के बाद चलते हैं 55वां, इनमें से मम्मट की रचना कौन सी है? मम्मट की रचना, अरे भाई पढ़ा लेने दो इतनी, अरे 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 भाई, अरे 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 अरे, मम्मट की रचना तो पढ़ा लेने दो, भाग जाओ, ऐसा नहीं करते हैं भाई, परेशान कर रहे हो भाई। बेरोजगार लोग देख रहे हैं इसे, उन्हें मेहनत करनी है, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, बस खून चूसना है। काव्य प्रकाश, मम्मट की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश, चौथा विकल्प सही है, मम्मट की रचना काव्य प्रकाश। 55वां, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, नाट्यशास्त्र किनकी है? पता होगा आपको ये सब ग्रंथ। उज्ज्वल, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि, उज्ज्वल गलत लिखा है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि, उज्ज्वल, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि बताइए। गुण, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ, तो व्यंजन संधि है, उत्धनज्वल, उत्धनज्वल, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। तो व्यंजन संधि है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आती है ये उज्ज्वल। अगला, शोकाकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? शोकाकुल में शोक से आ गया तो तत्पुरुष समास, ठीक है। शोक से आकुल, शोक से परेशान, से, ठीक है। चलो, मोर का पर्यायवाची है, कलापी, तड़ित, विशिख, विचक्षण, कलापी। एक, मोर का पर्यायवाची कौन सा है? कलापी है, ठीक है। मयूर, केकी, कलापी, ये सब काय के हैं? मोर के हैं। 59 हो गया। 60वां देख लो, 59वां देख लो, मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। 59 का बताओ, सियाराम शरण गुप्त, ठीक है, मौर्य विजय। अगला देखो, 59 हो गया। 60, हल्दी घाटी किसका वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है? हल्दी घाटी। 60, हल्दी घाटी बताओ, हल्दी घाटी किसका है? श्याम नारायण पांडे का है, नवीन का है, सोहनलाल द्विवेदी का है, इनमें से कोई नहीं। तो श्याम नारायण पांडे का ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य, ठीक है। पहला प्रश्न सही है, हल्दी घाटी, याद रखना, हल्दी घाटी। चलो, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 61वां बताओ किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की है, ठीक है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 61वां प्रश्न,
तीसरा विकल्प सही है। चलो अब देखते हैं 62वां प्रश्न। हृदय का मधुभार, हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराला की? बहुत बढ़िया। हृदय का मधुभार किसकी रचना है? शुक्ल जी की है। बहुत शानदार। ठीक है, हृदय का मधुभार बहुत बढ़िया है। ठीक है, हृदय का मधुभार किसकी रचना हो गई? 62वां प्रश्न। ये रचना किसकी है? शुक्ल जी की। ठीक है, शुक्ल जी की है। और इसकी विधा क्या है ये यहाँ पर थोड़ी सी आप जान लीजिए। इसकी विधा है काव्य विधा। क्या है? काव्य विधा। चलो अगला देख लो। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? शब्द संपदा का प्रश्न है। तद्भव, तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के हैं, रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। देशज, जिनका जन्म देश में हुआ है लेकिन उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं। तत्सम, संस्कृत के शब्द होते हैं। संकर, दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है। तो ये देशज है। ठीक है, गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? देशज। चलो अगला देखो 64वां प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ये पूरा एक ग्रंथ है इतना बड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, रामविलास शर्मा। बताइए 64वां। रामविलास शर्मा। नाम वर्ष हैं डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, बताओ। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका ग्रंथ है? रामविलास शर्मा का। ठीक है। प्रेमचंद किसका ग्रंथ है? रामविलास शर्मा का। ठीक है। निराला की साहित्य साधना, 3 भाग। निराला की साहित्य साधना कितने भाग? 3 भाग। किसका ग्रंथ है? रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखो 64 हो गए। 65वां। प्रतिज्ञा उपन्यास, प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है? प्रतिज्ञा, नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, यशपाल? प्रेमचंद का है। ठीक है, प्रतिज्ञा उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रेमचंद जी का है। ठीक है, और प्रेमचंद के उपन्यास ट्रिक से बता दिए हैं हमने आपको, देखें तो देख लें। अगला है एकलव्य। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी? इनमें से कोई नहीं। तो 66वां प्रश्न बताइए, एकलव्य काव्य बताओ। एकलव्य, ठीक है, ये है दूसरा, रामकुमार वर्मा। कुल ललना भी इन्हीं की है। ठीक है, छियासठ 67 देखो, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताइए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी, भामह, मम्मट, भरतमुनि? ठीक है, रस संप्रदाय के भरतमुनि, अलंकार संप्रदाय के भामह। दूसरा विकल्प सही है, रस संप्रदाय के भरतमुनि। अगला है निम्नलिखित में पुल्लिंग नहीं है। रत्न, मोती, नकल, बचपन? बहुत बढ़िया, बताओ। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग, रत्न पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, नकल पुल्लिंग नहीं है, बचपन पुल्लिंग है। ये 3 पुल्लिंग हैं और ये पुल्लिंग नहीं है। चलो भैया, अगला है मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है और ये एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, आंचलिक उपन्यास। और इसकी कथावस्तु कौन से गांव से, जनपद से संबंधित है? आप बताइए कमेंट करके, एक जगह हमने बताया था। अगला है मानस का हंस। मानस का हंस, ठीक है, किनके जीवन पर आधारित है? तो मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, किसका है? अज्ञे, रेणु, यशपाल, नागर, अमृतलाल नागर। इनका एक और
खंजन नयन, खंजन नयन। ठीक है, समझ लो इन दो में से एक आता है परीक्षाओं में। एक तो ये मानस का हंस ये आएगा या ये आएगा, ध्यान रखना एक आएगा इनमें से। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है ये। ठीक है, ये सूरदास के जीवन पर है, ये तुलसीदास के जीवन पर है। ये दोनों ही पूछे जाते हैं, या तो लेखक पूछा जाएगा या किसके जीवन पर आधारित है मानस का हंस, तो तुलसीदास के, और खंजन नयन सूरदास के। ठीक है, एक आता है दोनों में से, ध्यान रखना एक आएगा, ध्यान रखना। चलो भाई 71 हो गए। झूठा सच उपन्यास, झूठा सच उपन्यास बताओ। ABCD अज्ञे मुक्तबोध यशपाल। झूठा सच 72वां प्रश्न। झूठा सच किसका है बताइए, बताइए। झूठा सच दो भाग हैं इसके। पहला भाग वतन और देश, पहला भाग क्या है वतन और देश, दूसरा भाग क्या है देश का भविष्य। ठीक है, देश का भविष्य। ठीक है, झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। किसका उपन्यास है, यशपाल का। ठीक है, दादा कामरेड, देशद्रोही और दादा कामरेड। ठीक है, पार्टी कामरेड। ठीक है, देशद्रोही। ठीक है, ये किनके उपन्यास हैं सारे, सारे उपन्यास किसके हैं, ये सारे यशपाल जी के हैं। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। 72वां हो गया। ये भाग याद रखना झूठा सच के। प्रकाशन वर्ष बताओ झूठा सच की। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। चलो इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती है, कोई बात नहीं। अगला देखो, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी युग। 74वां प्रश्न बताओ। बताइए नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं, तो नागार्जुन प्रगतिवादी है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नागार्जुन कैसे कवि हैं, प्रगतिवादी। ठीक है, बाबा, बाबा नागार्जुन। ठीक, मैथिली में भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। ठीक है, चलो 74वां हो गया। अब देखते हैं अगला अंतिम 75वां। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। एक क्लास में हमने चर्चा की थी कुरुक्षेत्र को। ठीक है, किससे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को। तो ये 75 प्रश्न आपके लिए आज हम लेकर आए, और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर से अच्छे कंटेंट के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्लास को शेयर करें। राधे राधे।